सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 28 मई 1998 एक तारीख, एक लम्हा जब जमीन हिली मगर कौम संभल गई। जब पहाड़ गूंजे और दुनिया ने सुना पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। चागी की संगलाख पहाड़ों में जब तकबीर की सदा गूंजी तो वो सिर्फ एक एटमी तजुर्बा नहीं था, वो एक कौम की खुददारी, गैरत और बका का ऐलान था। नाज़रीन, यौम तकबीर सिर्फ माजी की एक याद नहीं, यह हमारी कौमी तारीख का वो संग मील है जिसने पाकिस्तान के दिफा को आयरन शील्ड फराहम की। और फिर 10 मई 2025 का दिन आया जब दुश्मन ने बुज़दिलाना वार किया तो उसे यह गुमान न था कि वो एक एटमी ताकत से टकरा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने जिस महारत और जुर्रत का मुजाहरा किया उसने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। दुश्मन के पास जदीद तैयारे थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़तरी थी, उसके पास हमसे बड़ा बजट और डिफेंस मशीनरी थी, पर हर महाज पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी अता की। ये सब उस ताकत की देन है जो 28 मई 1998 को हमें अल्लाह के फजल व करम से हासिल हुई। यौम तकबीर और मारका हक नाम दो हैं मगर पैगाम एक है। पैगाम ये है कि जब कौम मुत्तहिद हो और उसके पास फैसला कुन कुव्वत हो तो सिर्फ दुश्मन शिकस्त नहीं खाता, इबरतनाक शिकस्त खाता। हमें अपने उन शोहदा पर फ़ख्र है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस सरजमीन को बचाया। उनकी कुर्बानियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी एटमी सलाहियत ने मुमकिन बनाया। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, एक नज़रिया है, एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत और गैरतमंद कौम की शनाख्त है। और अब कुछ बात करते हैं मुल्की सियासत की, जिसमें 10 मई के बाद निज़ाम मजबूत और PTI डेस्परेट नज़र आ रही है। इमरान खान की कानूनी और सियासी मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार नज़र आ रहा है। चंद दिन पहले तक PTI की जानिब से कहा जा रहा था कि इमरान खान उसूलों की खातिर सारी ज़िंदगी जेल में गुजार सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन लगता है कि अब तब्दीली आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान ने हुकूमत से कहा है कि हमसे आकर बात करें, बताएं बानी PTI क्या करें और आपको क्या चाहिए जो आप उन्हें रिहा कर देंगे। अलीमा खान ने वाज़े किया कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को अपनी शराइत वाज़े करना होंगी। सवाल यह है कि क्या PTI NRO मांग रही है? दिलचस्प बात है कि PTI की जानिब से ये गुफ्तगू इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की सज़ा मअतली का केस टेकअप करने के बाद जारी हुई। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों का एक ग्रुप इस हफ्ते किसी भी वक्त अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। दौरा इमरान खान के लिए मुमकिना रिलीफ के हुसूल की खातिर खामोश सिफारतकारी के ज़रिए कोई नई कोशिश समझा जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई नतीजा निकलना है या फिर PTI ये तमाम चीज़ें सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को एक्टिवेट रखने के लिए कर रही है। अब इस तरह की कोशिशें तो पहले भी हो चुकी हैं लेकिन कोई पेशरफ्त ऐसी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि PTI की पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं है। बानी PTI और जेल से बाहर मौजूद क़यादत के बयानिए में फ़र्क है। बैरून मुल्क बैठे PTI रहनुमा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल हमले और ऑनलाइन कैंपेन जारी है। क्या रिलीफ के लिए PTI मोहतात रवैया अपनाते हुए तैयार होगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अज़हर सिद्दीक साहब, लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। सैयदा शैला रज़ा साहब मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, आज 28 मई है, इंतहाई अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का, और मई में होने वाली ये जो जंग है 2025 की, इसकी वजह से इसका मज़ा भी दुबाला है और पाकिस्तान को न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करने का सही मायनों में सच पूछें तो इस वॉर के ज़रिए और एहसास और मज़ा आया और पता चला है। सो योर इनिशियल कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, मेरे ख्याल में यौम तकबीर हम सब के लिए बहैसियत कौम पाकिस्तानी को हम सब के लिए बायस फ़ख्र है। हम उस पर जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। अगर हम आज एटमी कुव्वत ना होते तो आदिल अब्बासी शायद आज हमें दुनिया खा चुकी होती। आज हम दुनिया के नक्शे पे ना होते। हमारे कितने दुश्मन हैं आपको मालूम है, हमें कोई शायद जीने ही ना देता। लेकिन ये एटमी धमाके ही हैं जिसने हमें
अभी तक पाकिस्तान को नाकाबिल तस्वीर और हमें एक तहफ़्फ़ुज़ में रखा हुआ है। और एक बात मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे लेना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने ये धमाके करके ज़ाती तौर पर पॉलिटिकल सियासी तौर पर इसमें हमने बड़ी डिटेल से अभी सारी बड़ी अपनी करनी है, आगे भी इस पे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। रज़ा साहिबा, 28 मई के हवाले से पहले सबसे पहले आपके इनिशियल कमेंट और उसके बाद फिर ज़रा पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान में एक तवील अपनी तारीख जिसकी वजह से हमारे 2 वजीर आजम की जान ली गई इंटरनेशनल साजिश के जरिए। तो आज के दिन जो है वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने ये प्रूव किया था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, कि हम जो है वो बाकायदा एक सियासी कुव्वत है। उससे पहले भी उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि ये जो हमारी पाकिस्तान के पास ताकत है, ये खिलौना हमने सजाने के लिए नहीं रखा, लेकिन वक्त आ गया था कि फिर इसको प्रूव किया जाए कि हम एटॉमिक पावर है। और अल्हम्दुलिल्लाह 28 मई को हमने प्रूव किया कि हम एटॉमिक पावर हैं। और इस महीने में हमने ये बताया कि हम एक दिलेर कौम है, जिसकी दिलेर फौज है और जिसकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे पहला जो है मकसद पाकिस्तान है। फेयर इनफ। अजहर सिद्दीक साहब, 28 मई के हवाले से पहले इनिशियल कमेंट, फिर उसके बाद जरा पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे। देखिए, 28 मई तो कौम भूल नहीं सकती है और इसमें क्रेडिट जिनका जाता है, असल क्रेडिट जाता है जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का। मैं वो हूँ जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल सारा पढ़ा है। We will eat grass and will not compromise। हेनरी किसिंजर के साथ जो बातें कही थी भुट्टो साहब ने वो साबित किया और भुट्टो ने आप तारीख खमर कर दी है, इसमें कोई शक नहीं। और पूरी कौम 28 मई पे फख्र करती है, हमने साबित कर दिया दुनिया में। देखें, और डिटरेंस भी देख लें आपके सामने, हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हमने सिर्फ उन्हें बताया है कि हम ये भी कर सकते हैं। और कौम को देखें, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आगे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चलना है। कौम की जो हमारा दिफा है उसको नाकाबिले तस्खीर बनाना है और उसके लिए कोशिशें होनी चाहिए और उसमें पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। नहीं समझता, बाकी वो सियासी रोल अपनी जगह पर है। I'll start with you, इख्तियार वली साहब। एक तो आपके नाम में इख्तियार भी है और वली भी है, इसलिए भी जो है वो आपसे ज़रा शुरू करने का सोचा। मुझे बताएं, पीटीआई का जो सवाल है, जो वो हुकूमत से कह रहे हैं कि आए हमसे बात कर लें, आपको क्या चाहिए, हमारे साथ बात कर ले, किस तरह आप इमरान खान की रिहाई यकीनी बनेगी। हुकूमत बेसिकली इमरान खान से क्या चाहती है और क्या दे क्या सकते हैं आप लोग? देखिए, पीटीआई के पास हमें देने के लिए अब कुछ नहीं रहा। उनके पास अब हमें देने के लिए कुछ है नहीं। अब उनको जो चाहिए वो हमसे चाहिए। क्या चाहिए? उनको एनआरओ चाहिए, उनको डील चाहिए, उनको डील भी चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। लेकिन ये चाहते ये हैं कि उसका डंडोरा ना पीटे, ये चाहते ये हैं कि उसकी जो है पब्लिसिटी ना हो। खान साहब वो चीज़ मांगते हैं जिसको वो पहले माजी में हराम करार दे चुके हैं, लेकिन आज उनको खुद ज़रूरत है और वो मांग भी रहे हैं। कहते हैं कि बस मेरी बदनामी ना हो, मेरे कारकुन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बात सारी ये है कि अगर एक बंदा जेल में है तो ये प्रेसिडेंट किसने सेट किया था? अब भाई साहब, आपको याद है कि रसीदें निकालें, अदालतों में जाएं और अपने आप को जो है वहाँ से क्लीन चिट लें और बेगुनाह साबित होकर निकले। हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। तो ये सबसे पहले ये कहते थे कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है, आर्मी चीफ के साथ बैठना है, डीजीआई के साथ बैठना है। 2 साल कर लिया ना शौक पूरा। मैं 2 साल पहले भी आपको बताया था कि कोई नहीं बैठेगा इनके साथ। इनके जो जुर्म है वो इनको मालूम है। तो आपके ख्याल में अब ये आप लोगों से रब्ता इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें मायूसी हो गई, एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात नहीं कर रही, इनको एंगेज नहीं कर रही, और अब ये आपसे इसलिए बात कर रहे हैं और आपकी हुकूमत इन्हें कुछ नहीं दे सकती सिवाय इस बात के कि अदालत का रास्ता सुन लीजिए जी, एस्टेब्लिशमेंट वाली कारतूस इनके चले नहीं। अली अमीन इनके पास एक बहुत बड़ा कारतूस था, ये उसको चलाने की पूरी कोशिश करते रहे। जब वो 12 ज़िलों से क्रॉस होकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुके तो उनको पता लग गया है कि वो कारतूस भी इनका फेल हो गया। फिर उसके बाद एक कारतूस इन्होंने चलाया अमेरिका के इलेक्शन का, वो भी ठुस हो गया। अब इनके पास गोलियां ख़त्म हैं, मैगजीनें खाली हैं और बंदूकें ठंडी पड़ी है, नीचे कुछ भी नहीं है। ये लोग फारिग हो चुके हैं और ये अब कभी तहरीकों का कहते हैं, तहरीक भी अगर चलानी है शौक़ से चलाएं। अच्छा, अबव ऑल मैं बग़ैर किसी तकब्बुर में जाए, योम तकबीर है, बग़ैर किसी तकब्बुर में गए, मैं इनको फिर भी कहूँगा कि अपना हुलिया
अपना लहजा, अपना अंदाज़ गुफ्तगू, अपना तर्ज़ तकल्लुम ये उस तरह कर लें जिस तरह एक सियासी जमात और सियासी कारकुन एक सियासी लीडर की होती है या होनी चाहिए, शायद आपको बड़े रास्ते मिल भी जाए। ओके, अदर सिद्दीक साहब, ये जो बात कर रहे हैं इससे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि वो आपको अदालत का ही रास्ता दिखाएंगे और वो कह रहे हैं अपना कंडक्ट ठीक कर लें। जो अलीमा खान साहिबा बात कर रही हैं, ये इसका क्या मकसद है? क्या अब पीटीआई वाकई किसी एनआरओ की तरफ जा रही है जो कह रही है कि आप हुकूमत आपको क्या दे सकती है, आप हुकूमत से क्या ले सकते हैं? बहुत शुक्रिया। एक अर्तली या एक मुलाजिम जो बाथरूम में पूछ के जाता है वो क्या दे सकता है, वो कर क्या सकता है? आज तक कोई मूव अपने हाथ से कोई चलाई हो तो समझ आती कि हम कौन सा इनसे कोई एनआरओ लेना है, हमने सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना ऐसे लोगों से किसी तरह का भी फायदा लेना जो है ये मौत को मुतरादिफ है। इमरान खान ने पूरी जद्दोजहद 22 साल गुजार दिया, अब भी गुजार दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो ये कोई खुशफहमी मत रहे कि हम कोई हुकूमत वक्त से कोई मदद मांग रहे हैं, कोई एनआरओ मांग रहे हैं। हम तो साबित कर रहे हैं और हमने साबित कर दिया। 26वीं तरमीम लाने का मकसद साबित कर दिया, अदालतों में जजेस पैक करने का मकसद साबित कर दिया, नैब को खत्म करने का करके नैब को अपनी तरीके से कंट्रोल करने का वो साबित कर दिया, FIA साबित कर दिया, पुलिस का किरदार, ब्यूरोक्रेसी, हमने ये सारा कुछ साबित कर दिया कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। अगर आइन और कानून की हुक्मरानी होती, आप देखें ना साइफर कितना बड़ा केस था, नीस तो नाबूद हो गया। जरा बयान सुने, जो बातें हुआ करती थी वो सारा कुछ देखा करते थे। ये बताएं आज़ाद साहब, मुझे ये बताएं कि अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं, वो हुकूमत से क्या मांग रही हैं, हुकूमत से क्या दे सकती है? ना बात बड़ी वाज़ेह है ना भैया, एस्टैब्लिशमेंट के जो तलबे चाटते रहे हैं इतना अर्सा, नवाज शरीफ जो पैदावार है किन की पैदावार है? ज़ियाउल्लाह और जिलानी की। आज भी अगर खामोशी से बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी ने तो कुर्बानियां दी हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब बहुत यानी इन्होंने कौन सी कुर्बानियां दी हैं? ये तो हमेशा तलवे चाटते रहे हैं। ओके सर, ये मेरा सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, आपसे टू द पॉइंट था, लेकिन आप फिर उसको हिस्ट्री पे ले जा रहे हैं। मैं जो बात कर रहा था, लेकिन मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ आपकी तरफ ना सर, आपको टाइम बता देता हूँ जी, क्विकली जरा मैं बता देता हूँ आपको। देखें, बात बड़ी सीधी सी है कि सारा मुल्क जो सारा निजाम एस्टैब्लिशमेंट चला रही है इस वक्त। तो हम पूछ रहे हैं जी क्या मसला है आपको, आप बताएं क्या है, आपको क्या चाहते हैं आप? यानी जितना कुछ आपने करना था वो कर दिया, 3-3.5 साल में सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। और मैं अगली बात बता दूं, लेकिन आप हुकूमत को ये बता रहे हैं कि आपने सत्यानाश कर दिया या हुकूमत से कुछ मांग रहे हैं? ऑडियो जरा दीजिएगा। हम एस्टैब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि उन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी है। शहबाज शरीफ की अब बारी आ गई है, जितना काम लेना था वो काम उससे ले ली है, अब चेहरा बदलने की तैयारी हो रही है। ओके, पॉइंट टेकन सर। शाला साहबा वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे जवाब नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी की क्या अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बताएं कि जब PTI यहाँ तक आ गई है कि हुकूमत हमें बताए कि क्या करना है, हमसे क्या चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई पॉसिबल हो, आप लोग इस बयान को संजीदा ले रहे हैं, गैर संजीदा ले रहे हैं, या आप इसका खैर मकदम करेंगे या नहीं? आपको लगता है कि ये एक टेम्प्रेरी स्टेटमेंट है, कल फिर कोई नया स्टेटमेंट आ जाएगा? व्हाट इज योर टेक ऑन? अच्छा, सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो। आज के दिन पाकिस्तान में एक तवील स्ट्रगल, एक तवील वेल और एक तवील वक्त के बाद ये साबित किया था कि हम एटॉमिक पावर्स हैं। और वो जद्दोजहद जो शुरू हुई थी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने में, और फिर बीबी ने उसको जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी की शक्ल दी, तो जो चीज़ एक तैयार हो चुकी थी आज के दिन जो है वो साबित किया गया शायद धमाके करके कि हम एटॉमिक पावर हैं। और ये नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया था बहुत पहले कि कोई खिलौना हमने सजाने के लिए अलमारी में नहीं रखा, हम एटॉमिक पावर हैं। और फिर आज के दिन साबित किया था। तो ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि मुबारक दिन है। और इसके साथ साथ हमारी कौम भी ये साबित कर चुकी है कि न सिर्फ वो जमहूरी कौम है बल्कि मुश्किल वक्त में वो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये साबित किया अपने पॉलिटिकल विजन से कि वो पाकिस्तान के मामले में जो है वो किसी तरफ नहीं देखती। और हमारी फौज ने अपनी हिकमत अमली से, फौजी हिकमत अमली से अपनी बढ़तरी मनवाई। तो ये जब भी मुमकिन है कि जब हम ने अपने आप को एटॉमिक पावर भी बनाया और उसके साथ साथ एक तरीक़ाकार जारी रखा है हुकूमत में कि जो हमारा फाइनेंस बजट है, जो हमारी फाइनेंस की टेक्निकलिटीज हैं, उनको हमने किया। अब बात आ जाती है आपके सवाल की, और सवाल जो है वो ये है, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें
पहले इस बात को देखना चाहिए और हमेशा इससे सीखना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो सियासी इंतकाम को अपना पहला काम बनाती हैं, उनके साथ फिर क्या होता है। और बहुत कुछ सीख चुके थे बानी पीटीआई, लेकिन उन्होंने हुकूमत में आते ही ये काम किया और उनके तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को जो सोए हुए भी मुकदमे थे पीपल्स पार्टी के, जिनमें कोई जान नहीं थी, जिनमें कुछ नहीं था, उनको ये कह जी, हालांकि उन्हें शुरू में समझाया गया था कि आप डिलीवरी पे फोकस करें, आप ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला एलिमेंट ना टच करें, वरना गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाता है। इनको देखिए, मैं तो नहीं कहती, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से बात आई थी कि इनसे कहा गया कि आप इकोनॉमी को तवज्जो देते हैं, इन्होंने कहा नहीं, हम ऑपोजिशन। तो अब पाकिस्तान में सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के, जिसकी गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, सिर्फ एक प्रिजनर था जो कि आजम सवाती, जो उस वक्त नून लीग में थे और अब पीटीआई में है, उनके जरिए किया था। और फिर वो जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी तो रिलीज हुए हामिद सईद काजमी साहब बेगुनाह होकर। तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए। इमरान खान इस वक्त कन्विक्टेड है, उनके ऊपर जो मुकदमे हैं ठीक है जो चल रहे हैं, लेकिन ये जो 200, 250, 300 जो एक लिस्ट बताते हैं जो फजूल किस्म के हैं, उनको एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। जो मुकदमे चल रहे हैं अदालत में, उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि मैं एक अदना सी कारकुन हूँ जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनी थी और वक्त भी इतना पुराना था 1990 में, तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान से ये कल्चर खत्म होना चाहिए। जो उनके मुकदमे जो चल रहे हैं उनकी आप स्पीडी ट्रायल करें सबकी, और हमें बताएं कि 9 मई का कब तक एंड होगा इस मुकदमे का, उसकी जो चीजें हैं। और इसके अलावा जैसे 1 में ये कन्विक्ट है तो दूसरे जो हैं उनको भी चलाएं। और बाकी जो एक वो बातचीत करना चाहते हैं तो वो स्मूथ करना चाहते होंगे यकीनन, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, वो रूल ऑफ लॉ को कहते थे कि मैं चाहता हूँ, तो वो ये तो नहीं चाहेंगे कि वो किसी गलत तरीके से बाहर आए, लेकिन वो चाहते हैं। ओके, लेकिन जी मैं ज़रा इख्तियार वली साहब की तरफ जाने, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे होंगे। वो कहते हैं कि जी आप तो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, आप क्या करेंगे, आपके पास है क्या देने के लिए, आपकी क्या अथॉरिटी है। हम तो सिर्फ आपको वार्न कर रहे हैं, क्योंकि उसके क्लियर जवाब वो नहीं दे रहे, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो वार्न कर रहे हैं सिर्फ आपको कि आपने तबाह कर दिया है मुल्क और ये सब कुछ ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले, जंग से पहले, ये जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अभी, आपकी पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से ये बयानात आ रहे थे कि बातचीत करें, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ें, डायलॉग करें, हम तो तैयार हैं। लेकिन एकदम इस वाक़े के बाद आप लोगों ने फिर ख़ुद को पीछे कर लिया और अब आप लोग इनके साथ इंगेजमेंट्स नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? क्या वजह यह कि क्योंकि स्टेट मजबूत हो गई है, हुकूमत को एक तसल्ली मिल गई है, सिस्टम स्ट्रांग हो गया है इस वॉर के बाद स्पेशली, तो इसलिए भी आप समझते हैं पीटीआई से बात नहीं होगी? देखिए, मैं जहाँ तक आपने बात की ना जंग की, पाक भारत जंग की, उसमें जो ग्राफ थे ना, पॉपुलैरिटी के ग्राफ, वो ग्राफ सारा चेंज हो चुका है। इमरान खान कुछ डिलीवर नहीं कर सके अपने 4.25 साल हुकूमत में। हुकूमत ख़त्म हुई, जेब से एक साइफर निकाला कि अमेरिका ने निकाला है, और दूसरा फिर जो है तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव ले लिया। ये दो नैरेटिव लेके आप पॉपुलैरिटी रातों रात गेन कर सकते हैं, उन्होंने ली है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव मार मार के जो उन्होंने अपना ग्राफ उठाया हुआ था ना, इस जंग के बाद पाक आर्मी ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर, नेवी ने, फ़िज़ाइया ने, हुकूमत ने, रियासत ने अपना ग्राफ बढ़ा लिया है। वो ग्राफ बढ़ेगा तो इमरान खान का ग्राफ जो है वो डेफिनेटली वो नीचे आएगा। इसमें वॉर हीरो अगर निकले हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर निकले हैं, और ग्राफ बढ़ा है इस्टेब्लिशमेंट का। इसमें जो लॉस हुआ है वो पीटीआई का, वो इमरान खान को। हाँ, अबव ऑल मैं फिर कहता हूँ, ये कहते हैं ना हम कंप्रोमाइज़ हैं, इन जितना कंप्रोमाइज़ तारीख में कोई नहीं रहा। फिर भी हम इनको कि अब भी आपको कहते हैं कि आओ बैठो। सियासी लोगों के पास हथियार जो होते हैं ना, उनकी बंदूक नहीं होता, मिसाइल नहीं होता, खंजर नहीं होता। सियासी लोगों का जो हथियार होता है, औजार होता है, उनका असला, उनके पास डायलॉग होता है, उनके पास उनका जो मौक़िफ़ होता है वो होता है। आप आइए, हम फिर आपको कहते
सकते हैं कि बैठिए, एक बात तय है, मावराए आईन मावराए कानून किसी कैदी को छोड़ना, लेकिन क्या गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि इमरान खान को पैरोल पे या प्रोसिक्यूशन को वीक करेगी अगर कोई डायलॉग शुरू होगा? यार देखिए, पैरोल जो है, पैरोल तो आपको पता है भाई साहब के पैरोल इज फॉर सम लिमिटेड टाइम, दैट इज नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। आप उसको तो आप लोग ऐसा कोई सोल्यूशन सपोर्ट इनको नहीं देखते कि दी जा सकती? देखिए, बात सारी ये है कि सबसे पहले तो ये मैंने आपको बोला इससे पहले कि ये अपने तर्ज अंदाज गुफ्तगू, तर्ज तकल्लुम में चेंज लाएं। ज़रा थोड़े से हमें पता चले कि ये लोग सियासी बन चुके हैं, ये कोई सियासी जमात हैं, वरना अगर मैं बात खुली करूं तो इस वॉर मॉन्गरिंग में ये लोग कहाँ खड़े थे? उससे पहले इनकी पोजीशन क्या थी? दे वर अटैकिंग ओवर पाकिस्तानी फौज। ये तो कुछ और कह रहे थे। ये तो बाद में जब सिचुएशन चेंज हुई आके मिले, हमने कहा ठीक है, सही है, मुल्क के लोग हैं, आने दो। तो हम तो अब भी ये कहते हैं कि अगर आपने बात करनी है तो जरूर आइए, बैठिए। Okay. जरूरी नहीं है कि आपके 10 मुतालिबात हैं और वो 10 के 10 कोई मान ले। आपके 10 में से कोई एक मुतालिबा तो कोई मान सकता है। ये गिव एंड टेक क्या हो सकता है इसमें? गिव एंड टेक तो मेरे ख्याल में ये हजरत फरमा रहे हैं, हजरत सिद्दीक साहब के, हम कंप्रोमाइज हैं। तो अलीमा खान ने तो कल साफ हमें ही कहा है कि यार कुछ लो और कुछ दो। भाई हम जो दे सकते हैं हम आपको बता देंगे, आपके पास क्या है हमें देने को? कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ है ही ना हमें सिद्दीक साहब वो कह रहे हैं आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, दुकान का कोई सौदा हमें चाहिए तो ना हमें आपसे कुछ चाहिए। और गिव एंड टेक की बात तो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं और वाकई उन्होंने पब्लिकली की है ये बात। तो वो कह रहे हैं कि हम अपना लहजा ठीक करें, अपना कंडक्ट ठीक करें, पॉलिटिकल पार्टी बन के दिखाएं, हम जो दे सकते हैं तो हम जो, तो आप क्या दे सकेंगे फिर? मैं यही तो सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या कर सकते हैं आप? चार्टर ऑफ डिमांड ये रखेंगे, ये मुतालिबात रखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हम क्या दे सकते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक जी अजहर साहब। अच्छा, मैं जवाब दे दूं। देखिए अब साहब एक बात समझनी है, तो आप देखें ना, ये अच्छा तर्क तकल्लम ठीक करें, आवाज ठीक करें, वो माजी भूल जाए हम। मोदी का जो यार है, गद्दार है, जरदारी साहब पेट फाड़ के निकालना, क्या बातें यार, ये सियासी बातें होती हैं सारी, ये सियासी। और कमाल की बात है, मुल्क के लिए चलना है तो तर्ज तकल्लम ठीक करें। अच्छा, आप सीधा खड़ा नहीं होते, अब क्लासरूम में बैठते नहीं है, अब अच्छे बच्चे नहीं है, यानी ये मुल्क चलाने के लिए ये चीजों की जरूरत होती है। मैं तारीखी तौर बताने लगा हूं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए। इन्होंने तबाही और बर्बादी की। इन्होंने सादा एक्ट से पार्लियामान में तरमीम करके डेट देने का इख्तियार सदर को दे दिया और गवर्नर को दे दिया। मखसूस चीजें लेने के लिए क्या कर दिया? 26वीं यानी तरमीम का एक फायदा बता दें क्या हुआ मुल्क को, आम आदमी को क्या रिलीफ मिला है वो बता दें। बड़ा शोर डालता रहा था कि जनाब पता नहीं क्या हो जाना है। खुदारा, ये जिनके हाथों में खेल रहे हैं, कल इन्होंने भी फंसना है इसमें, ये याद रखिएगा। इन्होंने तो शिकंजा ऐसा मजबूत करा दिया है, कल तो बेचारे ये खांस भी नहीं सकेंगे और हम मदद के लिए तैयार होंगे। हम आज भी कहते हैं खुदारा इस झांसे से निकले, मुल्क को आगे की तरफ कैसे लेके जाना है वो सोचे कि आपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर वो कोशिश, पॉजिटिव कोशिश करनी चाहिए हमें। मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, कुछ 780 लगी उसके अंदर। हालांकि मैं समझता हूँ जिस तरह पूरे पंजाब के अंदर, अपना कराची के अंदर 780 लगती है, पर्चा दर्ज होता है, नजरबंदी के ऑर्डर जारी होते हैं। अजहर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए जब आगे बढ़ना है उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप लोग बैठते हैं डायलॉग करने के लिए तो आपका डायलॉग के लिए भी कमेटीज बनती हैं लेकिन डायलॉग शुरू नहीं हो पाता। ये कहते हैं कि आप इमरान खान की रिहाई से नीचे कुछ नहीं मांगते, आप जमहूरियत के बजाय सिर्फ ये कहते हैं हमारा लीडर छोड़ दो। आप लोग ये कहते हैं कि ये सुन लें मेरा सवाल सुन लें, और आप लोग ये कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज है, इनके पास कुछ है ही नहीं, हम इनसे क्या बात करें। तो वो एक कमेटी, कोई सिस्टम बनता भी है, ना मुलाकातें हो पाती ना कुछ और हो पाता। और फिर एक इरफान सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ पहले ये डिसाइड कर ले कि किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है। कभी हमें ऑफर आ रही है, कभी उधर ऑफर आ रही है, कभी इधर ऑफर आ रही है, तो मुज़ाकरात के लिए आप लोग फिर निकल जाते हैं। अच्छा देखें, मिसाल के तौर पर आपको डाउट रह गया था कि क्या तहरीक अदम एतमाद ऑर्गेनिक थी, लाने वाली एस्टैब्लिशमेंट थी, क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या सियासी जमातों के दौरान गुफ्तगू की थी इन्होंने उस वक्त?
जब हुकूमतें गिरानी थी, जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है, कौन सी सियासी जमातों के दरमियान गुफ्तगू है? पीपल्स पार्टी ये ओनरशिप लेने के लिए तैयार ही नहीं है और लेनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। जुल्म और ज्यादती हो रही है, कल ये नुकसान तो कल देखे। सर पॉइंट पे आए ना सर, मुझे ये बताएं ना कि पॉइंट पे आए सर कि आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, आप रोज अपने गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, अभी तक जितनी कमेटियां बनी 9 मई के हवाले से 26 नवंबर जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से आपने देख लिया, तहरीरी मुतालबात लिख के दें, ये करें, खुदा रहा यार नखरे करने की क्या जरूरत है? आप अच्छा। बताएं इस मुल्क को कैसे ले, मैं इनसे सवाल करता हूं कैसे मुल्क को आगे लेके चल रहा है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या करें भाई? तुम लोगों ने 3 साल में सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का, मुल्क की माशियत तबाह करके रख दी है। वापस लाना तो मुझे बताएं, अजहर साहब की भी गुफ्तगू आप सुन रही थी, इख्तियार वली साहब की भी, मुझे बताएं ये जो गिव एंड टेक की बात हो रही है, वो कह रहे हैं, अभी अजहर साहब कह रहे हैं आप हमें बताएं आप कैसे मुल्क सीधा करेंगे, ये अपनी जगह, लेकिन ये जो गिव एंड टेक की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी इसकी सपोर्ट करती है? आप समझते हैं कि हाँ कुछ गिव एंड टेक होना चाहिए और पीटीआई को स्पेस मिलनी चाहिए? क्विकली आप वी वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, फिर मैं शैला साहब की तरफ जाऊंगा। जी देखिए, मैं अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भाई अगर हम कंप्रोमाइज हैं तो फिर आपको हमसे गिले क्या है? और अगर आप इकोनॉमी की आपको फिक्र है तो फिर ये बताइए कि पौने 4 साल में आपने इकोनॉमी का हाल क्या किया? आपने तो बर्बाद करके रख दिया था इस मुल्क की मोटरवेज, इवन के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आप छोड़ कर आए हैं IMF के पास, और आपका अगला गोल था, आज यौम तकबीर है, आपने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम IMF के पास रखवाना था। आप तो इस प्रोग्राम के लिए आए थे। मैं आज इस प्रोग्राम के, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, जो मोहसिन पाकिस्तान है, और मैं खड़े होकर मैं सलाम करता हूँ नवाज शरीफ साहब को, उनका शुक्रिया कि जिन्होंने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, वरना ये कुछ ऐसे लोफर लफंगों की हुकूमत इस मुल्क पर आ गई थी कि ये तो हमारा पूरा पाकिस्तान, पता नहीं 9/11 के वक्त लोग हमें काट के खा चुके होते या कब के हम ख़त्म हो चुके। आज अगर हम जिंदा हैं तो अपने मोहसिनीन की वजह से, और जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। थैंक यू नवाज शरीफ। हम आज इस मौके पर, आज के दिन यौम तकबीर पर आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपकी दराजी उम्र के लिए पाकिस्तानी कौम आप सब आपका शुक्रिया अदा करती है और आपके लिए दुआ गो हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो अमेरिका से पाकिस्तानियों का एक डेलीगेशन आ रहा है जिसकी इत्तलात हैं, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल है, तो आपके ख्याल में ये क्या है, इस पर क्या पोजीशन है आपकी गवर्नमेंट? सर, बकरा किस्तों पे पार्ट 1 देखा था आपने? नहीं देखा तो ज़रूर देखे। फिर बकरा किस्तों पे पार्ट 2 आया, फिर पार्ट 3 आया, या पार्ट 4 है। ये ड्रामा है जी, ये स्टेज का ड्रामा है कि ये अपने वो एक कल्ट फॉलोइंग है, अपने एक मखसूस जहनीत की, इनके जो 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 वो जिसको कोई इसको यूथिया कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, नहीं मैं वैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये नहीं, वो you have right to criticize them whatever you want to say, but अजहर सिद्दीक साहब खुद कहते हैं कि I am, मैं आपको नहीं, आप ना कहें ना, ठीक है, अगर अजहर साहब कहते हैं तो मैंने नहीं सुना, लेकिन आप ना कहें। ये चीज जो है ना, ये अपने फॉलोइंग को, फॉलोअर्स को इंगेज रखने के लिए। मैं इख्तियार वली साहब आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं अपने करियर में ये सब कुछ अब्यूज़, ये सब कुछ ट्रोलिंग, ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करता रहा हूँ, सहता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। मैंने कभी भी ज़ात पे होने वाले हमले का जवाब नहीं दिया, लेकिन क्रिटिसिज्म से कभी पीछे नहीं हटा। मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया ब्रिगेड जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करती हैं, वी हैव अ प्लेटफॉर्म टू रिस्पॉन्ड टू देम, लेकिन बट इवन देन मैं समझता हूँ कि ये जो मोरालिटीज की धज्जियाँ उड़ी हैं इस मुल्क में पिछले कुछ सालों में, पर्सनल अटैक्स की सूरत में, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि एक फ्रेमवर्क में, एक सिविलाइज्ड मैनर्स में आप क्रिटिसिज्म हमें जरूर करनी चाहिए। क्विकली मैंने पेशाला साहब की तरफ जाना, तो ये उस फॉलोइंग को इंगेज रखने के लिए, उसको इंगेज रखने के लिए ये आए रोज़ ये कहते होते हैं कि अब ये होने लगा है तो इसके बाद ये हो जाएगा, फला होने लगा है तो अब ये हो जाएगा, अब इसके बाद
डॉक्टर्स आ रहे हैं। वो डोपामीन जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए वो उनको डोपामीन के लिए, या मैंने यूथिया कह दिया तो मैं वैसे कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं वही आप और किसी तरीके से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये ना करें। अच्छा, क्या ये यूथिया कहना ये नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं, ये गाली है। मतलब अगर आप मेरे से आर्गुमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ डिफाइन कर दें कि अगर ये गाली है तो फिर मैं आइंदा सोशल मीडिया पे भी नहीं कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जाती है। अब अगर आप चाहते हैं तो नेशनल टीवी पे तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ब्रेक में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि ये जरूर बताइएगा, आपको पता भी है, इसलिए मैं आपको अलाउ नहीं आई वुड लव टू लर्न। मैं क्रिटिसिज्म करें, आपका राइट है, लेकिन मेरा ख्याल है इस हद तक। जी शाला साहब, आपको मेरा सवाल सुना था या मैं रिपीट कर दूं अपना सवाल? मैंने सुना हुआ था। देखिए, बात ये है कि हमें 2-4 बातों और लाइन कट गई, आपके सिग्नल्स फिर फ्रीज हो गए। जी अजहर साहब, वो कह रहे हैं कि जी आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अपने लोगों को जिंदा, अपने नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए इस किस्म के स्टंट्स कर रहे हैं। कभी कोई डेलीगेशन आ रहा है, जा रहा है, आप लोगों ने जो है वो कंट्री को इस स्टेज पे पहुंचा दिया था जहां इकोनॉमिक क्राइसिस भी खड़ा हो गया था, और यू लॉस्ट योर पोजीशन नाउ। वो कहते हैं अब आपकी वो पोजीशन नहीं है, आप उसको रिवाइव करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, यू मिस द ट्रेन, बेसिकली वो ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं। देखिए, पटवारी जो है ना, वो पटवारी को समझ नहीं आ रही होती ना कि क्या करना है। बेचारा इस उम्मीद में होता है कि कोई सब्जी दे देगा, कोई दाल दे देगा, कोई दूध दे देगा, कोई गोश्त दे देगा, तो देखे ना। और दूसरी यहाँ गिराज वाले कोई नहीं है। तो यार सोशल मीडिया जो है ना, उसको अब कंट्रोल आपके सामने है। हमने किस तरह से कौम को पूरी कहना पड़ा। नहीं अजहर साहब, ये भी बिलो द बेल्ट है। अजहर साहब मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया बिल्कुल कंट्रोल में है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऑर्डर्स पे ये सोशल मीडिया सब कुछ करता है, अपनी लीडरशिप के कहने पे ये सब कुछ करता है। हमें ये ना समझाएं, मैं इनको भी यही बात बता रहा था, डिजिटल मीडिया को हमने फेस किया हुआ है, बिल्कुल ऑर्डर्स पे होता है, इंस्ट्रक्शंस पे मसाला ऊपर और मसाला नीचे होता है, और लैंग्वेज की भी परमिशन दी जाती है। मैं आप तो शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस उस दौर में इतना ना गए हो जितना मैंने आपके दौर में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस देखा। मैं पिछले 20 साल से 18 साल से जर्नलिज्म में देख रहा हूं, दाद मिलती थी उन वजीरों को पिछले जो टीवी के ऊपर बैठकर गालम गलोच करके लड़ाई झगड़ा करके आते थे, और डिजिटल पे वो ट्रांसफॉर्म होती है, वो फिर उससे मल्टीप्लाई होती है। हमें चाहिए हम एक दूसरे के साथ सिविलाइज मैनर में रहकर क्रिटिसिज्म करें जितना कर सकते। नहीं आदिल, ये नहीं है आदिल, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। एहसन चट्टा वगैरह नाम देखे, मरियम सफदर का तस्वीरें छपा, और वो जुबान जो इस्तेमाल करता है, हमारा कोई एक बंदा ऐसा बता दें आप, सब काबिल मज़म्मत है जो बिलो द बेल्ट जाते हैं। वो देखे ना, वो जो बातें करते हैं ना, छोड़े इन बातों को। वो भी काबिल मज़म्मत है, जो भी जिस जमात से भी बिलो द बेल्ट जाता है, ये काबिल मज़म्मत बात है, वी शुड कंडेम इट। वो शर्म से डूब मरने का मकाम है। मैं जो अगली बात देखे ना, हमने कभी भी अपना ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नहीं देखा। मैं आपके सामने प्रोग्राम में कहा करता था वो ह्यूमन राइट वायलेशन की बातें हैं। मेरी 30 मिनट एक कांग्रेसमैन से बात हुई थी जब पाकिस्तान आने से पहले, मेरी 30 मैंने कहा हमें कोई नहीं, हम तो सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे हैं। और अभी भी देखिए, ऑपरेशन टीम चेंज अमेरिका ने किया, हम अमेरिका से क्यों मदद मांगते फिरे? हम तो भुगत रहे हैं सारे मसले के हवाले से। अभी भी आप मिलते तरले अमेरिका के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर आप, ये तो आपके चाइना जो हमारा दोस्त है, उसने जिस तरह मदद की हमें जिस तरह उन्होंने बचाया, ये मानना पड़ेगा। कोई अमेरिका मुल्क नहीं आया, अमेरिका तो इंडिया को बचाने के लिए आगे आ गया, ये समझिए ये बात को। और अगली बात जो बड़ी अहम है, खुदारा इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इसमें सिविल लिबर्टीज खत्म हो गई हैं। बोलने पे, कहने पे, सूंघने पे, बात करने पे पाबंदियां हैं। आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, 144 का निफाज। ये सोचे ह्यूमन राइट वायलेशन जितनी है, यूएन वर्किंग पेपर और आर्बिट्रेरी डिटेंशन पढ़ लें, सारी चीजें पढ़ लें। मैं तो बात कर रहा हूँ यार, जो करना है जमहूरी तरीके से करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये और अगली बात, जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया देखे हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमने कोशिश करके इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान DGI ने तारीफ की इस बात की, सोशल मीडिया को गंदा करने में जितना आपका किरदार है, हमने जिस तरीके से ये मामला चलाए हैं ना, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और हम मुबे वतन है, मुल्क से प्यार करते हैं। मरियम सफदर को 1000 बार सोचना चाहिए था। आप अपने आर्गुमेंट को देखिए, ये बात ठीक है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने इंडोर्स किया इस बात को कि तमाम जमातों ने इसके अंदर बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे एक और बात भी पता चलती है कि जमातें अगर चाहें तो अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकती हैं, जो बात मैं पहले कर रहा था
जमातों के सपोर्ट और ईमा पर ही ये बात हो। हाँ, वो बात और है कि जब नीचे तक वो ट्रांसमिट होती है चीज़ तो वो फिर कुछ और मसाला ज़रा ज़्यादा हो जाता है, वो बात उससे भी आगे निकल जाती है, क्योंकि आम शहरी या आम बंदे को ये कंट्रोल नहीं पता होता कि उसने कहाँ तक बात करनी है, कहाँ तक नहीं करनी। डिजिटल मीडिया पे क्या होता है हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसको कंडेम करना चाहिए। क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वहाँ पर भी हो, कोई बात नहीं है, आप किसी के खिलाफ एविडेंस लाएँ, बात करें, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। और तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।